नमस्कार। आज हम जो स्रोत हमें मिले हैं उनके आधार पर बात कर रहे हैं हाल ही में खत्म हुए 12 दिवसीय इजराइल-ईरान संघर्ष के नतीजों की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 24 जून को इसके अंत की घोषणा की। जी बिल्कुल। और ये स्रोत यही बताते हैं कि लगभग 2 हफ्तों तक मिडिल ईस्ट में स्थिति बहुत ही आप कह सकते हैं नाजुक बनी हुई थी। हाँ, काफी तनाव था। बहुत ज्यादा। इजराइल और ईरान के बीच लड़ाकू जेट्स, ड्रोन्स, यहाँ तक कि हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल हुआ। तो जो हम ये पड़ताल कर रहे हैं इसका मकसद क्या है? स्रोत लेख का शीर्षक ही जैसा आपने कहा एक सवाल है, इजराइल-ईरान युद्ध, किसने जीती जंग? तो सवाल यही है, आखिरकार इस टकराव से किसको फायदा हुआ? हाँ, ये सवाल दिलचस्प है क्योंकि अगर आप सिर्फ सैन्य नजरिए से देखें तो स्रोत इसे एक तरह का गतिरोध बता रहे हैं। गतिरोध मतलब कोई जीता नहीं। हाँ, वो शासन परिवर्तन वाली बात जो इजराइल और अमेरिका ने शायद सोची हो वो तो हुई नहीं। ईरान का शासन वैसा ही है। और 2003 के इराक युद्ध जैसा कोई बड़ा जमीनी हमला भी नहीं हुआ इस बार। बिल्कुल नहीं। उस वक्त तो देखिए 1,60,000 से ज्यादा सैनिक जमीन पर उतरे थे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं। दोनों देशों के शासन अक्टूबर 2023 वाली स्थिति में ही है, कमोबेश। लेकिन फिर भी दोनों की तरफ से जीत के दावे तो किए गए। नेतन्याहू ने इसे ऐतिहासिक जीत कहा, परमाणु और मिसाइल खतरों को खत्म करने का दावा किया जी। और उधर खामिनी ने कहा कि ईरान झुकने वाला नहीं है। यहाँ तक कि ट्रंप भी वो शांति दूत की तरह सामने आए। लेकिन स्रोत एक अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक स्पष्ट विजेता है। हाँ, स्रोतों का अगर आप सावधानी से विश्लेषण करें तो वो एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा, नेतन्याहू, ये थोड़ा चौंकाने वाला नहीं है, खासकर 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमलों के बाद। उसे तो इजराइल की एक बड़ी सुरक्षा चूक माना गया था। सही कहा आपने। स्रोत यही बताते हैं कि 7 अक्टूबर से पहले नेतन्याहू खुद भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे थे। उनकी राजनीतिक स्थिति काफी कमजोर थी। हाँ, उन पर आरोप तो 2019 में ही लग गए थे शायद, और 2021 में उन्हें पद भी छोड़ना पड़ा था। जी बिल्कुल। हालांकि वो 2022 में वापस आ गए थे, लेकिन 7 अक्टूबर का जो हमला हुआ जिसमें 1200 इजरायली मारे गए और 200 से ज्यादा बंधक बने, हाँ, वो तो बहुत बड़ा झटका था इजराइल के लिए। और ऐसा लग रहा था कि शायद ये नेतन्याहू के राजनीतिक करियर का अंत हो सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि इजराइल ने गाजा में हमास के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर दिया। और यहीं पर ईरान का वो तथाकथित प्रतिरोध का अक्ष या एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जैसा उसे कहते हैं, वो सक्रिय हो गया। अच्छा, ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, इसके बारे में स्रोत क्या बताते हैं? कौन है इसमें शामिल? ये असल में ईरान समर्थित शिया प्रॉक्सी गुटों का एक नेटवर्क है। सीरिया में, यमन में, इराक और लेबनान में। इसको बनाने का श्रेय दिवंगत IRGC कमांडर कासिम सुलेमानी को दिया जाता है। तो इस संघर्ष में इनकी क्या भूमिका रही? देखिए, लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइलें दागी। यमन में हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में पश्चिमी जहाजों को निशाना बनाया और इजराइल पर भी मिसाइलें दागी। और इराक से भी हमले हुए? हाँ, इराक से कताइब हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर मिसाइलें छोड़ी। चारों तरफ से एक तरह का दबाव बनाने की कोशिश हुई। और फिर इसमें अमेरिका भी कूद पड़ा। 22 जून को अमेरिका ने ईरान की परमाणु सुविधाओं पर बमबारी कर दी। जी बिल्कुल। तो ये सब कुछ हुआ, लड़ाई हुई, प्रॉक्सी सक्रिय हुए, अमेरिका ने हमला किया। लेकिन इन सब के बावजूद स्रोतों का निचोड़ यही निकलता है कि राजनीतिक तौर पर नेतन्याहू सबसे मजबूत होकर उभरे। तो अक्टूबर 2023 में जहां वो कमजोर दिख रहे थे, वहां से वो एक ऐसे नेता के रूप में सामने आया जिसने कम से कम उनके अपने बयानों के हिसाब से इजराइल को बड़े खतरों से बचाया। हाँ, यही तस्वीर उभरती है। एक तरह से उन्होंने संकट को अवसर में बदल दिया, अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो स्रोत ये बता रहे हैं कि भले ही जमीनी हकीकत में एक तरह का गतिरोध रहा हो, कोई स्पष्ट सैन्य जीत ना हुई हो और दोनों पक्ष जीत का दावा कर रहे हों, राजनीतिक तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू इस 12 दिन के संघर्ष के मुख्य लाभार्थी रहे। जी बिल्कुल। उनका राजनीतिक अस्तित्व जो 7 अक्टूबर से पहले काफी अनिश्चित लग रहा था, वो इस संघर्ष के बाद मजबूत हुआ लगता है। ये विश्लेषण यही दिखाता है कि कैसे कोई संकट किसी नेता की स्थिति को बदल सकता है। हाँ, ये वाकई आधुनिक युद्ध की जो जटिलता है उनको दिखाता है, खासकर जब लड़ाई लंबी दूरी से प्रॉक्सी के जरिए लड़ी जा रही हो। जीत की परिभाषा ही शायद बदल रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं पर एक जरूरी सवाल खड़ा होता है जिसका जिक्र स्रोतों में सीधे तौर पर तो नहीं है, लेकिन हमें सोचना चाहिए। क्या सवाल?
वो ये कि हिजबुल्लाह और हुती जैसे प्रॉक्सी गुटों की बढ़ती भूमिका और पारंपरिक जमीनी हमलों की कमी को देखते हुए क्या ये संघर्ष मध्य पूर्व में भविष्य के युद्धों की बदलती प्रकृति के बारे में कुछ बता रहा है? और अगर ऐसा है तो फिर जीत का मतलब क्या होगा आने वाले समय में? इस पर विचार करना जरूरी है।